जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और हम फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं। तो जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना होता है वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। तो हमारे पास अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है तो हम उस प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और फिर छोटे प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। फिर जो छोटा प्रॉब्लम होता है उस छोटे प्रॉब्लम एक एक छोटे छोटे प्रॉब्लम का हम फ्लो चार्ट बनाते हैं या उसका एल्गोरिदम बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम जो है हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्गोरिदम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका कार होता है। इसको हम प्लेन इंग्लिश में एक एक स्टेप लिखते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को हमने जब सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। इसको हम सूडो कोड भी बोलते हैं, सूडो कोड, या आपका हो गया एल्गोरिदम। तो इसमें हम जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं वो सारे मेंशन कर देते हैं। और इसके साथ हम अगर देखें तो हमारे पास जो है ना वो फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट में क्या बनाते हैं हम? फ्लो चार्ट में हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसमें एक ऐसी डायग्राम बनाते हैं जिसमें हमने ये एल्गोरिदम लिखा होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक एल्गोरिदम लिखना है जिसमें स्टेप्स बताने हैं आपने कि आपने जो अंडा है वो कैसे फ्राई करना है। तो अंडा फ्राई करने से पहले हम क्या करेंगे? चूल्हे को ऑन करेंगे। चूल्हे को ऑन करने के बाद चूल्हे को ऑन करना हमारा पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा हमारा कि तवे के ऊपर घी डालना है। तीसरा स्टेप ये होगा कि तवे के ऊपर जो है ना हमने नमक डालना है। चौथा स्टेप होगा कि हमने अंडे को तोड़ के तवे पे डालना है। पांचवा स्टेप ये होगा कि तवे पे उसको पकाते रहना है अंडे को जब तक जो है वो जो अंडा है वो पक ना जाए। तो लास्ट स्टेप ये होगा कि चूल्हे को बंद कर देना है, आपका अंडा जो है ना वो तैयार है। तो ये जो सारे के सारे स्टेप्स हैं हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं। तो जो प्लेन इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो हम उसको एल्गोरिदम कहते हैं। जब डायग्राम की शक्ल में हम सेम चीज़ को यहाँ पे बनाते हैं तो हम उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो हम अगर अपना सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखें तो उसमें हम एल्गोरिदम किस तरीके से लिखें और फ्लो चार्ट किस तरीके से लिखेंगे। जो पहला हमारे पास स्टेप होगा वो क्या होगा कि स्टार्टिंग द प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार्टिंग द प्रोसेस। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम ये है कि दो नंबर्स को जमा करना है। कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम दो नंबर्स को जमा कर लेते हैं। पहला नंबर होता है हमारे पास लेट्स से ए, दूसरा नंबर होता है लेट्स से बी। तो हमने क्या करना है? ए और बी को जमा करना है। तो हमने एल्गोरिदम में हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया। पहला स्टेप है हमारा स्टार्ट का। दूसरा स्टेप है हमारे पास इनपुट लेनी है यूजर से। ये हम सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ सॉफ्टवेयर जो है ना किस तरीके से एक्ट करेगा, सॉफ्टवेयर किस तरीके से बिहेव करेगा। इनपुट फर्स्ट नंबर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट फर्स्ट नंबर जो है ना यूजर से इनपुट ले। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो है इनपुट सेकंड नंबर का मतलब ये है कि दूसरा नंबर यूजर से इनपुट ले। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों को हमने सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कैलकुलेशन करे, परफॉर्म कैलकुलेशन क्या होगी हमारे पास? मिसाल के तौर पे सम है कैलकुलेशन, सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। तो जो सम होगा वो उसमें हमारे पास सम में क्या होगा? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो सम है वो फर्स्ट नंबर को सम करे और सेकंड नंबर को सम करे और सम में सेव कर ले। या यूं कह सकते हैं कि सम में हमारे पास दोनों नंबर्स का सम जो है वो आ जाएगा चौथे स्टेप में। पांचवें स्टेप में क्या करना है? पांचवें स्टेप में प्रिंट करना है। प्रिंट का मतलब ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर ने ना उसको दिखाना है। इधर सेकंड स्टेप में सॉफ्टवेयर ने यूजर से इनपुट लेना है, थर्ड स्टेप में सॉफ्टवेयर ने यूजर से इनपुट लेना है, चौथे स्टेप में सॉफ्टवेयर ने कोई कैलकुलेशन करनी है, पांचवें स्टेप में सॉफ्टवेयर ने कोई ना कुछ चीज प्रिंट करवानी है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एटीएम मशीन जब हम जाते हैं तो एटीएम मशीन पे जब हम कार्ड डालते हैं तो एटीएम मशीन कोई ना कोई चीज हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाती है। जब स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई चीज दिखाती है तो हम उसको कहते हैं कि प्रिंट करवा रही है। वो सॉफ्टवेयर प्रिंट करवा रहा है, कोई स्क्रीन के ऊपर कोई चीज दिखा रहा है। तो प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम जो है ना वो यूजर स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो ये पांचवा स्टेप है
छठा स्टेप है हमारे पास स्टार्ट के बाद छठा स्टेप है हमारे पास स्टॉप का। स्टॉप का मतलब ये होगा कि ये जो प्रोसेस है इसको स्टॉप कर दो, ये जो काम चल रहा है इसको स्टॉप कर दो। तो अगर इस सेम एल्गोरिदम का हम फ्लो चार्ट बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इसी सेम चीज़ के हम डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। डायग्राम का फ़ायदा ये होता है कि ये आसानी से ना समझ आ जाती है कि एक डायग्राम होती है वो आसानी से समझ आ जाती है। ये प्लेन इंग्लिश में हम प्रॉब्लम को एल्गोरिदम में की शक्ल में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ। कुछ शेप्स होती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिसाइडेड होती हैं। स्टार्ट की शेप ये होती है, इस तरीके से एंड की शेप भी यही होती है, या स्टॉप की शेप भी यही होती है। यूज़र से इनपुट लेने की जो शेप होती है वो होती है इस तरह की कोई शेप होती है कि इनपुट सेकंड स्टेप में हम डायग्रामेटिकल शो कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है, इनपुट फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिख देंगे इनपुट फर्स्ट नंबर। तो उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारे पास इनपुट सेकंड नंबर। तो ये यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, इनपुट सेकंड नंबर, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, इनपुट सेकंड नंबर। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए ये बॉक्स होता है, ये थोड़े से डायगोनली होती हैं ये वाले, और इसमें हमने क्या किया कि सम इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख दी, सम इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड का मतलब यह है कि पहले और दूसरे नंबर को सम करे और सम में सेव कर दे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रिंट करना है। प्रिंट सम किया, प्रिंट सम करने के बाद क्या करना है, स्टॉप कर देना है। स्टॉप की जो शेप होगी वो इस तरह की होगी। अच्छा, तो हमने अभी क्या किया है कि सेम प्रॉब्लम को, सेम जिसका हमने एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इसका हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट लिख दिया है। तो ये है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो एल्गोरिथम लिखने का काम है, ये जो फ्लो चार्ट बनाने का काम है, ये हम हमेशा रफ पेज पे करते हैं, हम कागज़ पे करते हैं। कि जो हमारी थिंकिंग का प्रोसेस होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीकाकार होता है, वो कागज़ पे होता है, रफ पेज पे होता है, रजिस्टर पे होता है। ये हमारा रफ वर्क होता है जिसमें एल्गोरिदम में हम स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं कि कोई कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से होगी, यूज़र से क्या इनपुट लिया जाएगा, कोई वैल्यू किस तरीके से सम होगी, और इसी का हमने फ्लो चार्ट बनाया है, डायग्रामेटिकली शो किया सेम काम को। जी, हम सारे का सारा सोर्स कोड जो है वो गिटहब पे रखेंगे। गिटहब एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर के कोड के मल्टीपल वर्जन्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि गिटहब को एज ए सोर्स कोड रिपॉजिटरी समझेंगे, उसमें हम अपना सारे का सारा सोर्स कोड रखेंगे। तो गिटहब एक्चुअली क्या चीज़ है, गिटहब जो है ना एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि गिटहब हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, CVS इसको हम बोलते हैं, सोर्स वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम है, VCS। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो गिटहब है वहाँ पे रिपॉजिटरीज पड़ी होती हैं। रिपॉजिटरीज का मतलब ये है कि वहाँ पे सोर्स कोड पड़े होते हैं। रिपॉजिटरी में का मतलब ये कि एक पूरा प्रोजेक्ट पड़ा होता है, रिपॉजिटरी में पड़ा होता है पूरा प्रोजेक्ट। तो जो डेवलपर है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर उसको ना चेकआउट कर लूँगा, या उसको मैं कर लूँगा चेकआउट। ठीक है, चेकआउट कर लूँगा उस रिपॉजिटरी को, किसको, प्रोजेक्ट को मैं चेकआउट कर लूँगा। तो ये एक डेवलपर है जिसका मैं नाम कह देता हूँ कि ये डेवलपर है ए। डेवलपर ए क्या कर लेगा, उसको चेकआउट कर लेगा, उसमें जो है वो चेंजेस करेगा, यहाँ पे चेंजेस करेगा। ये फर्स्ट स्टेप है चेकआउट का। दूसरे स्टेप में उसमें चेंजेस करेगा, उसमें कोई कोड ऐड करेगा। सेकंड स्टेप में चेंजेस करेगा। थर्ड स्टेप में उसको टेस्ट करेगा, चला के देखेगा अपने पास। उसके बाद क्या करेगा, दोबारा सर्वर के ऊपर अपनी जो चेंजेस हैं उनको पुश कर देगा। ठीक हो गया, पुश कर देगा। उसके बाद जो सेकंड डेवलपर है वो आएगा। सेकंड डेवलपर मिसाल के तौर पे कोई और बंदा है, वो कहता है कि मैंने भी जो है वो उस सेम रिपॉजिटरी में चेंजेस करनी है। तो वो आएगा डेवलपर बी क्या करेगा, वो भी चेकआउट करेगा और डेवलपर बी जो है ना चेंजेस करेगा, टेस्ट करेगा और फिर पुश कर देगा। तो फर्स्ट टाइम जब हम कोई भी रिपॉजिटरी उठाते हैं तो उसको हम चेकआउट बोलते हैं। और अगर हमने
सर्वर से अपडेटेड सोर्स कोड उठाना हो, अपडेटेड सोर्स कोड जिसमें सारे लोगों की चेंजेस आई हुई होती हैं, तो उसमें हम उसको हम कहते हैं कि ये पुल है। पुल का मतलब ये होता है कि सर्वर से हमने पुल करना है, तो ये पुश है और ये पुल है, सर्वर से हमने पुल करना है कोड को। तो होता क्या है कि ये जो रिपॉजिटरी है वहाँ पे हर वक्त हमारे पास अपडेटेड कोड आया पड़ा होता है। तो वो कैसे आता है अपडेटेड कोड, मैं आपको ना एक कोड लाइन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। इसको हम बोलते हैं कि ये कोड लाइन है। कोड लाइन का मतलब ये है कि ये ना हमारी एक मेन लाइन है। मेन लाइन का मतलब ये है कि इसमें हम यूँ समझ लें कि यहाँ पे हमारा जो सोर्स कोड है इस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा सोर्स कोड इस डायरेक्शन में जा रहा है। कि मतलब ये है कि पहले एक फाइल है, फिर दूसरी फाइल है, फिर तीसरी फाइल है, फिर 8-10 फाइलें बनते गई हैं और मुख्तलिफ लोग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि मेन लाइन है। मेन लाइन है तो जो यूज़र ए है, जो डेवलपर ए है, वो क्या करेगा, वो मेन लाइन से ना अपनी ब्रांच निकाल लेगा। इसको हम कहते हैं ब्रांचिंग। मेन लाइन से अपनी ब्रांच निकालेगा। तो उसमें ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक फीचर इंप्लीमेंट हुआ मेन लाइन में, उसके बाद उसने ना ब्रांच निकाल ली। तो ब्रांच निकालने के बाद उस ब्रांच में जो है वो अपनी चेंजेस करेगा, अपनी ब्रांच में चेंजेस करेगा डेवलपर ए अपनी ब्रांच में चेंजेस करेगा। उसने एक फीचर पे काम किया, फिर दूसरे फीचर पे काम किया, फिर तीसरे फीचर पे काम किया, 3 फीचर उसने डाले अपनी ब्रांच में, उसने 3 फीचर डाल दिए। ये मेन लाइन है, मेन ब्रांच है, और ये उसकी अपनी ब्रांच है। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि ये डेवलपर ए की ब्रांच है। तो उसने एक फीचर पे काम किया, दूसरे फीचर पे काम किया, फिर तीसरे फीचर पे काम किया, और मेन लाइन में ये किसी और ने यहाँ पे एक चौथा 5वां फीचर था उस पर काम किया। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे डेवलपर बी आया। तो इस स्टेज के ऊपर, इस मेन लाइन के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर जो डेवलपर ए की चेंजेस थी वो यहाँ पे मेन लाइन में अभी नहीं आई थी। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे डेवलपर बी आया। डेवलपर बी ने यहाँ पे क्या किया, ब्रांचिंग दोबारा किया, एक और ब्रांच बना ली है। कहाँ से ब्रांच बनाई है, मेन लाइन से ब्रांच बनाई है। मेन से ब्रांच बनाई है तो यहाँ पे डेवलपर बी आया, डेवलपर बी की ब्रांच है ये, मैं यहाँ पे कह देता हूँ डेवलपर ब्रांच ऑफ डेवलपर बी। दूसरा डेवलपर है, दूसरे डेवलपर की ब्रांच, उसने फीचर नंबर 4 पे काम किया, फिर फीचर नंबर 5 पे काम किया। फिर उसने इस डेवलपर ए ने यहाँ पे आके क्या कर दिया, मेन लाइन में ना मर्ज कर दिया। इसको हम कहते हैं मर्जिंग का मतलब ये होता है कि मिला देना, जोड़ दिया इसने। तो ये जो डेवलपर ए था, इसने फीचर 1 पे काम किया, 2 पे काम किया, 3 पे काम किया, और इधर आके इसने मर्ज कर दिया। तो जब इधर आके मर्ज किया तो ये जो पॉइंट है, इधर इस पॉइंट के ऊपर जो है वो डेवलपर ए की चेंजेस 1, 2, 3 अवेलेबल है। यहाँ पे डेवलपर 1, 2, 3 की चेंजेस अवेलेबल है। जो डेवलपर बी है उसने डेवलपर ए के मर्ज करने से पहले जो है ना वो सोर्स कोड उठाया। डेवलपर बी चेंजेस करेगा, फिर चेंजेस नंबर 4, चेंजेस नंबर 5। उसके बाद क्या होगा, डेवलपर बी जो है ना वो दोबारा अपनी जो चेंजेस है वो मर्ज कर देगा मेन लाइन में। तो ये दोबारा मर्जिंग करेगा, मतलब अपनी मर्जिंग करेगा। मर्जिंग जब करने लगेगा तो सर्वर उसको बताएगा कि अपडेटेड सोर्स कोड आ चुका हुआ है 1, 2, 3 फीचर का फॉर एग्जांपल। तो आपने उसको अपडेट करना है। तो जो डेवलपर बी है वो क्या होगा, वो पुल करेगा सर्वर से, अपडेट्स लेगा, पुल करेगा सर्वर से और उनको मर्ज करेगा। तो मर्जिंग हो के ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर जो डेवलपर ए है उसकी चेंजेस नंबर 1, 2, 3 वो भी यहाँ पे मर्ज हो चुकी हैं। इस पॉइंट के ऊपर डेवलपर बी की जो चेंजेस हैं, चेंजेस नंबर 4, 5 वो भी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इस मेन लाइन के ऊपर जो है ना अपडेटेड फीचर्स अवेलेबल हैं, अपडेटेड फाइनल सोर्स कोड जो है ना वो मर्ज होके आया हुआ है। तो इसमें डेवलपर ए के भी सोर्स कोड अवेलेबल है, डेवलपर बी का भी सोर्स कोड अवेलेबल है, जिसमें डेवलपर ए ने अपने पास लोकली उसको चला के भी देखा है, चेंजेस किए हैं, लोकली टेस्ट भी करके देखा है। उसके बाद डेवलपर ए ने भी अपने पास चेंजेस किए हैं, उसके डेवलपर बी ने भी टेस्ट करके देखा है। तो इधर जो है ना हमारे पास जो इस ब्रांच में, ये जो मेन ब्रांच है, इसमें हमारे पास अपडेटेड फाइनल सोर्स कोड अवेलेबल है। तो इस तरीके से गिटहब काम करता है। गिटहब एक डिस्ट्रीब्यूटेड रिपॉजिटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यह है कि जब डेवलपर ए ने अपनी ब्रांच बनाई थी तो वो उसकी लोकल ब्रांच थी। लोकल मतलब ये कि उसके अपने कंप्यूटर के ऊपर थी। जब डेवलपर बी ने अपनी ब्रांच बनाई थी वो उसकी अपनी लोकल जो है ना डेवलपर बी के पास ब्रांच थी। तो जब भी हम सोर्स कोड में जब डेवलपर ए ब्रांच में जो है ना कोई चेंजेस करता है तो उसको हम कहते हैं कि कमिट करता है वो।
अपनी ब्रांच में अपनी चेंजेस जो है वो जब वो सेव करता है, मिसाल के तौर पे 3 फाइलें चेंज की इसने, इस फीचर नंबर 1 में उसके पास 3 फाइलें, जब उसने 3 फाइलें चेंज की तो उस 3 फाइलों को हम कहते हैं कि ये एक सिंगल कमिट है, इसको हम कह देते हैं कि सिंगल कमिट। सिंगल का मतलब एक कमिट है, सिंगल कमिट का मतलब ये है कि इसमें मिसाल के तौर पे 3 फाइलें हैं, 3 फाइल्स हैं, तो 3 फाइल्स जो है ना उसने चेंज की है इधर आके, जब उसने 3 फाइलें चेंज की हैं तो उसको हम कह रहे हैं कि ये कमिट है। कमिट जो है ना वो एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल हैश होता है। यूनिकली आइडेंटिफाइबल हैश का मतलब ये है कि वो 3 फाइल के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो हम वापस भी कर सकते हैं, रिवर्ट भी कर सकते हैं, उस कमिट को जो है ना सर्वर पे भी भेज सकते हैं। तो जो एक सिंगल कमिट होगा वो 3 फाइल के चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस तरीके से हमारे पास जो है ना गिटहब काम करता है। आज हम देखेंगे कि गिटहब पे रिपॉजिटरी किस तरीके से बनाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।